नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 24 के चौसर में बात बीच चुनाव मायावती के उस फैसले की जिसने न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विपक्ष समेत तमाम राजनीतिक विश्लेषकों तक को हैरत में डाल दिया। इधर तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। उधर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत अपने उत्तराधिकारी के पद से परिपक्वता का हवाला देते हुए हटा दिया। यह फैसला सामने आते ही इंडिया गठबंधन ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने में वक्त नहीं लगाया। अखिलेश यादव ने भी हालांकि इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बताया, लेकिन बीएसपी के इस चुनाव खत्म होने की भविष्यवाणी कर डाली। फिर क्या था, मायावती ने अखिलेश को अपने परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों की चिंता की नसीहत दे डाली। कैसे मायावती के एक फैसले ने मचाई सियासी सनसनी, देखिए उत्तराधिकारी को क्यों किया अंडरग्राउंड। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका गुप्त समझौता है? मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। 2024 के चुनावी चौसर में शह और मात का खेल चरम पर है और राजनीति के पिच पर हर पार्टी हर बीतते पल के साथ अपने दाव बदल रही है और इस शहमात के खेल का अखाड़ा बना है देश का सबसे बड़ा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश। वो प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीटें आती, वो प्रदेश जो दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा उसका फैसला करता है। ताजा मामला यूपी में सामने आया है जहां देर रात मायावती के ट्वीट ने सियासी पारा हाई कर दिया। मायावती ने फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला वापस ले लिया और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद भी अपने भतीजे से छीन लिया। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया। अब सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनका ये बयान। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दें। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरैया और हमीरपुर की अपनी रैलियां रद्द कर दी थी। आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीएसपी के साथ साथ मायावती पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है।
इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बहुजन समाज के लोगों से अपील की कि वो बीएसपी को वोट देकर अपना वोट खराब न करें। मैं अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। उधर बीजेपी और कांग्रेस भी आकाश आनंद को हटाए जाने के मुद्दे पर मायावती को घेरती नजर आई। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी के कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? जैसा उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व हैं, तो आदरणीय मायावती जी, सबसे बड़ा अपरिपक्वता का निर्णय तो आपका है, आपने ही उन्हें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही हैं। इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। मायावती के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है? क्या वो नहीं चाहती कि इस समय वो कोई मुश्किल में फंसे? और इससे भी बड़ी बात यह कि वो इस समय बीजेपी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। मायावती और उनकी पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसे सिर्फ 3.67% वोट मिले। वहीं 2009 के चुनाव में इसने 21 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर नरम कर लिए थे। मायावती का एक जो सेट फॉर्मेट है, आकाश आनंद थोड़ा अति उत्साह में उससे आगे निकलने लगे। मायावती मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वे दिल्ली में मीडिया को खोल करके इंटरव्यू देने लगे। मायावती को सब पसंद नहीं था। दूसरी बात, मायावती स्वयं हमेशा पढ़ करके भाषण करती है। आकाश आनंद से भी ऐसे शुरू कराया गया, लेकिन बाद में आकाश आनंद एक्सटेम्पोर बोलने लगे और एक्सटेम्पोर बोलते बोलते उनकी जुबान अक्सर फिसलने लगी। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में जिस तरीके से मायावती ने 14 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, उससे भी सियासी गलियारों में यह अफवाहें उड़ने लगी है कि मायावती ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा था। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। बसपा चीफ मायावती 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज है कि क्या बसपा सुप्रीमो प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूज हैं। हालांकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सवाल अहम है। आप जानते हैं कि 24 के चुनाव में 3 चरणों के मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। यूपी में जिस तरह से मायावती लगातार अपने प्रत्याशियों को बदल रही हैं, उससे 24 के चुनाव का समीकरण भी बदल रहा है। अब तक कुल मिलाकर के 14 कैंडिडेट्स के नाम बदल दिए गए हैं। सबसे पहले आइए आपको 4 सीटें वो दिखाते हैं जहां पर 2 बार नाम बदलने पड़े प्रत्याशियों के। कौन कौन से, पहले तो देखिए वाराणसी में पहला प्रत्याशी कौन था? अतहर जमाल लारी। बीच में एक नए प्रत्याशी को लाया गया, सैयद नियाज। लेकिन फिर क्या हुआ, तीसरे प्रत्याशी फिर से यही जो पहले प्रत्याशी थे उनको, अतहर को दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया। अब दूसरी सीट देखिए वाराणसी के बाद आजमगढ़ हम आपको दिखाते हैं। यहां पर भीम राजभर पहले थे, फिर शबीहा अंसारी आई, फिर मशहूद अहमद।
इनको कैंडिडेट बनाया गया। आखिरकार ये अब कैंडिडेट हैं। तीसरी सीट संत कबीर नगर, यहां से पहला प्रत्याशी था मोहम्मद आलम, ये थे, फिर दानिश अशरफ आए, फिर नदीम अशरफ आ गए। अशरफ सेम रहा, नाम यहां पर बदल गया। अब आपको दिखाते हैं चौथी सीट जहां पर 2 बार कैंडिडेट्स बदलने पड़े। भदोही, अतहर अंसारी, फिर इरफान अहमद, हरिशंकर सिंह चौहान। अब जाकर के चौहान पर यहां पर बीएसपी ने दांव खेला है। अब 10 सीटें कुल मिलाकर के ऐसी हैं जहां पर यहां भी नाम बदले हैं, लेकिन एक ही बार यहां पर नाम बदले गए। वो 10 सीटें कौन सी हैं आगे वो भी दिखा देते हैं आपको, और कौन कौन से नाम है देखिए। जौनपुर, श्रीकला रेड्डी, एक जाना पहचाना और खूब चर्चा में बनी हुई थी, उनका नाम था, लेकिन अब श्याम सिंह यादव जो ऑलरेडी पिछली बार जीते थे। बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, लवकुश पटेल अब हो गए। अलीगढ़ देखिए, गुफरान नूर, हितेंद्र उपाध्याय अब हैं। मथुरा में कमलकांत उपमन्यु, चौधरी सुरेश सिंह ने उनकी जगह ले ली। फिरोजाबाद में सत्येंद्र जैन, तो चौधरी बशीर अब उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के लिए। ये हो गए पहले चेहरे। अब झांसी, डुमरियागंज, मैनपुरी, गाजियाबाद, इसके अलावा अमेठी, इन तमाम सीटों पर भी अमेठी देखिए नन्हे सिंह चौहान, पहले रवि प्रकाश मौर्य खड़े थे। इन तमाम सीटों पर भी बीएसपी के कैंडिडेट्स को बदला गया पहले, और अब यहां नामों में अंतर आपको नजर आएगा। तो ये कुल मिलाकर के, ये तो आपने कुल मिलाकर के 10 सीटें देखी, और 14 सीटें हैं बीएसपी ने जहां पर अपने उम्मीदवारों को बदला। लेकिन इन बदलाव से राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की बी टीम होने का शोर आखिर क्यों मच रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तो उसके पीछे है सीटों पर बदला हुआ समीकरण, यानी जहां बीजेपी को बीएसपी के कैंडिडेट से नुकसान हो रहा था, वहां मायावती के नए प्रत्याशी आने से अब बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, संभावना बढ़ गई है। कुछ सीटें कौन कौन सी हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं, और वहां के समीकरण भी दिखा देते हैं। देखिए आजमगढ़, अब जब यहां पर कैंडिडेट बदला तो क्या हुआ, यादव मुस्लिम बाहुल सीट है एक, तो यादव मुस्लिम वोट में 2 फाड़ होगा। यहां कैंडिडेट बदलने से वोटों के बंटने का फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए भी अखिलेश यादव बेहद हमलावर यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यादव मुस्लिम एमवाई समीकरण पे सपा काम भी करती है। संत कबीर नगर देखिए, मुस्लिम और दलित वोट बटेगा, निषाद और सवर्ण का वोट बीजेपी को जाएगा, फिर यहां पर बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। संत कबीर नगर के बाद जौनपुर, श्रीकला रेड्डी मैदान में थी, हटने से बीजेपी उम्मीदवार को फायदा होगा। ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक यहां पर जो है उसका रुझान बीजेपी की ओर होगा। जौनपुर में ब्राह्मण 15%, राजपूत 13% है, दलित और ओबीसी वोट बैंक में 2 फाड़ की संभावना है। श्याम सिंह यादव, आपको याद होगा पिछले कैंडिडेट रिपीट किया गया है श्रीकला रेड्डी को जौनपुर में हटा के। तो ये तमाम समीकरण बताते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है, उसके पीछे ये आधार है। मायावती ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था, लेकिन उम्मीदवारों के बदलने से बीजेपी को फायदा और इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार की फ्री स्कीम और सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर पाने वाले पिछड़ी जाति के लोगों में मायावती के प्रति रुझान कम हुआ है। यही वजह है कि अपने हर भाषण में मायावती इन स्कीम्स का खुलकर विरोध करती नजर आती है। वहीं अगर रुझानों पर गौर करें तो मायावती के अकेले लड़ने से उनका वोट शेयर 5 से 10% तक सिमट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मायावती के कोर वोट बैंक यानी कि जाटव वोटों में बिखराव होगा, जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में जाने की संभावना है। यानी अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचेगा। बसपा और भारतीय जनता पार्टी का आघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। अगर जौनपुर के ताजा मामले को देखें तो वहां पहले बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मायावती ने टिकट दिया, जिससे बीजेपी के कृपाशंकर सिंह की राहें मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों राजपूत समाज से आते थे। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन श्रीकला का टिकट काटकर सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया गया, जिससे सपा के प्रत्याशी को नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी को बीजेपी के बी टीम करार दे रही है। एकला चलो की राह पर शुरुआत करके इस बार मायावती ने अलग संकेत दिया था, लेकिन पिछले हफ्ते जिस तरीके से उन्होंने टिकट बदले हैं, एक बार फिर वे आरोपों की जद में आ गई है। और टिकट बदलने का परिणाम भी शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। सबसे बड़ी और सबसे खास बात जब आप बीएसपी की बात करते हैं तो वो ये है कि हर बीते चुनाव के साथ बीएसपी का जनाधार कम होता नजर आता है। माना जाता है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बाकी दलों में चला गया, बिखर गया, और बीएसपी को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। 24 में भी मायावती की राजनीति कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस वाली ही नजर आती है। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में दलित वोट बैंक का खेल काफी अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है, आइए अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर
दांव पर कुल मिलाकर के 80 सीटें हैं और बीजेपी का सपना है यहां पर 80 में 80 निकालना। दलित वोट बैंक क्यों अहम है? देखिए, यूपी की सियासत में 40% से ज्यादा जो है वो पिछड़ा वर्ग आता है। अब पिछड़ा वर्ग जब आता है, इसमें देखिए इस 40 में करीब 21% जो है उनकी गिनती दलित वोटर्स की है, इनमें 21%। अब आगे आपको दिखाते हैं, जब बोलबाला था, जब तूती बोलती थी बीएसपी की, 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ बहुत मजबूती से तटस्थ होकर खड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की धीरे धीरे डिक्लाइन जो है वो शुरू हुई। 12 में यानी जब सपा की सरकार बनी और अखिलेश यादव नए नवेले मुख्यमंत्री बने, तब से जो गिरावट शुरू हुई, अब तक वही हाल देखने को मिल रहा है। 2014 में बीजेपी का बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा हुआ मोदी के नाम पर। नतीजा यह हुआ कि 14 में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इसके अलावा आपको बता दें, दलितों में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो जाटव समुदाय की है। अब सबसे ज्यादा यानी बहुत ज्यादा पिछड़े माने जाते हैं। 2014 से लेकर के 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत इनके साथ हासिल की। 19 में भाजपा ने जो राज्य की 17 आरक्षित सीटें थी, उनमें से कुल 15 सीटें अपने नाम कर ली। और अब वोट शेयर के लिहाज से भी आंकड़ों का गणित अगर हम आपको समझाएं तो वो किस प्रकार का नजर आता है। देखिए, बीजेपी को 2019 के चुनाव में देखिए कितना वोट शेयर मिला, 49.6% वोट शेयर बीजेपी का था अकेले। अब बीएसपी को देखिए, मायावती की पार्टी बीएसपी को 19.3%। ये तब जब सपा और बसपा के बीच गठबंधन का फायदा बीएसपी को मिला और 10 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, सांसद बने। समाजवादी पार्टी के खाते में कितना गया, 18%, यानी गठबंधन का बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के खाते में गया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिला था, निराशाजनक प्रदर्शन के साथ। और इसलिए इस बार अगर इस प्रकार का फैसला आया है तो यह बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और इंडिया गठबंधन इस लिहाज से हमलावर है। छोटा सा ब्रेक,